हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पर आप सभी को जो है फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो आगे के टॉपिक हैं वो मैं आप सभी को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया होगा, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना है, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। और इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, इन सभी की फ्री पीडीएफ नोट्स जो है मैंने ऐप में ऐड करवा दिया है। आपको ये ऐप यहाँ पर सर्च कर लेना है प्ले स्टोर पर, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा। ये ऐप आप सर्च करेंगे तो ये आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा आपका फ्री होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप सभी को इंस्टॉल कर लेना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और आज आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए, आप सभी को यहाँ पर जो है जो भी मैं बता रहा हूं, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाना है। नोट्स के लिए मैंने ऐप बता दिया है, बाद में आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पर आपको केवल वीडियो को ध्यान से देखना है, देखते देखते आपको सारे टॉपिक जो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कहीं पर आपको कुछ भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है प्रदर्शित किया जाता है ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपान क्यू नॉट। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला इसलिए बताता हूं आप सभी को फिजिक्स में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला तैयार हो गया फिजिक्स का तो फॉर्मूले से आप यहां पर परिभाषा बना सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स में अगर आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया तो समझ लो आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो गया, क्योंकि उसी से आपकी परिभाषा बन जाएगी, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। तो सबके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर विशेष रूप से तैयार करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसके बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एफ क्या है आपका? यहां पर एफ जो है आपका ये वैद्युत बल है। एफ यहां पर जो है आपका ये वैद्युत बल है, जो मैंने आपको कूलाम के नियम में पढ़ाया था। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन यहां पर एक नया वर्ड आपका जुड़ा है, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसे? क्यू नॉट। और इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब यहां पर आपको मैं थोड़ी देर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को छोड़कर पहले मैं आपको परीक्षण आवेश समझा देता हूं। बस 1 मिनट का समय लगेगा कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि जो परीक्षण आवेश है आपका, परीक्षण आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से। क्यू नॉट बोल दीजिए, क्यू जीरो बोल दीजिए, जो आपको आसान लगे पढ़ने में, ठीक है। तो क्यू नॉट यहां पर जो है परीक्षण आवेश को लिखते किससे हैं? क्यू नॉट से लिखते हैं। इसके अलावा परीक्षण आवेश जो होता है ये एक काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश जो है आपका ये एक काल्पनिक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? काल्पनिक आवेश होता है, और इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। सिंपल भाषा में अगर आप परिभाषा बताना चाहें, आपसे कोई पूछ ले कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि परीक्षण आवेश जो है आपका एक काल्पनिक आवेश होता है, और इसका स्वयं का यानी कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और इसे यहां पर क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में आपको ये परिभाषा बता देनी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला मैंने क्या बताया कि जो आपका क्यू नॉट है इसको परीक्षण आवेश बोला जाता है, इसका खुद का कोई आवेश नहीं होता है, और ये एक काल्पनिक आवेश होता है। तो ये आपको याद रहेगा परीक्षण आवेश क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अब परीक्षण आवेश की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको परीक्षण आवेश की परिभाषा बताई गई, जो मैंने बताया सेम वही लिखा गया है कि यह जो है एक काल्पनिक आवेश है। कैसा आवेश है? काल्पनिक आवेश है, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र जो है नहीं होता है, या फिर नहीं माना जाता है। इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं माना जाता है, और इसे यहां पर क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्यू नॉट से यहां पर इसे व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपान
Q0, ये आपका यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा। अब किसी भी सूत्र से परिभाषा कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अब एक बार देखिए, इसको आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि ये वैद्युत बल है, ये परीक्षण आवेश है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। एक तरीका यह है कि यहां पर जो वैद्युत बल होगा वो और इसके अलावा जो परीक्षण आवेश होगा, इन्हीं दोनों का अनुपात जो है, रेशियो है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। दूसरा मैंने तरीका आपको बताया था कि जो भी बट्टे में दिया गया, जैसे बट्टे में यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिया गया है परीक्षण आवेश, ठीक है, कैसा है, प्लस है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगा है यहां पर। आपको पता है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का चार्ज होता है, तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका एक परीक्षण आवेश है। ये आपका यहां पर जो है परीक्षण आवेश है। अब सबसे जरूरी पॉइंट ये कि जब भी परिभाषा बनाते हैं तो जो बट्टे वाली राशि है उसको इकाई माना जाता है, इकाई बोल सकते हैं, एकांक बोल सकते हैं। तो इसको आप क्या मान के चलेंगे, इकाई, यानी कि एकांक। इसकी वैल्यू आपको कितनी मान के चलनी है, 1। तो अगर आपने इसको इकाई मान लिया, यानी कि इसको 1 मान लिया, तो उस समय तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, ये बल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि फिर F जो है वो E के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपने Q0 को 1 मान लिया है, 1 इकाई मान लिया है, इसका मान एकांक मान लिया है। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, आप यहां पर जो इसकी परिभाषा जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, ये कैसा आवेश है, ये एक धनात्मक आवेश था, इसका मान मैंने 1 मान लिया। तो आप बताएंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, या फिर बोल सकते हैं आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए परिभाषा बनाने के, और दोनों तरीके मैंने यहां पर आपको सूत्र से ही बनाए, ठीक है। तो यहां पर आप आवेश को, जो परीक्षण आवेश है, इसको इकाई यानी कि 1 मान लीजिए। तो सीधे आप बता सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही था, तो वही ध्यान दीजिए, यहां पर परिभाषा में लिखा गया है आपका कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि Q0 पर आरोपित होने वाले, यानी कि लगने वाले वैद्युत बल यानी कि F के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और इसे यहां पर जो है E से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसको यहां पर जो है E से व्यक्त करते हैं। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूले की सहायता से आप मात्रक याद कर सकते हैं आसानी से इसका। तो अगर मैं यहां पर इसके मात्रक की बात करूं, तो अब ध्यान दीजिए, जब मात्रक आप बताएंगे तो ये दिया गया बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक आप लिख दीजिए न्यूटन, ये हो जाएगा। बट्टे में क्या दिया गया, Q0 यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, बस ये आपका मात्रक मिल जाएगा इसी फॉर्मूले से। बल का मात्रक मैंने न्यूटन लिखा और आवेश का मात्रक मैंने कूलाम लिखा, तो न्यूटन प्रति कूलाम। आप इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, सिंपल लैंग्वेज में न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरह से। तो ये तो हो जाएगा मात्रक। अब मात्रक के साथ साथ अगर आप विमी सूत्र ज्ञात करना चाहें, क्योंकि ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है, तो विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ राशियों के विमी सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि यहां पर अब आपका बल है, तो बल का विमी सूत्र अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए mL/-2, ये आपका जो है बल का विमी सूत्र होता है, mL/-2 इतना होता है। बट्टे में है आवेश, तो आवेश का विमी सूत्र हो जाएगा AT, ये हो जाएगा आपका आवेश का विमी सूत्र। तो मैंने यहाँ पर बल का विमी सूत्र लिखा, फिर मैंने यहाँ पर आवेश का विमी सूत्र लिखा। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर m है, m मैंने यहाँ पर भी लिख दिया,
फिर एल दिया गया सिंगल, एल लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए, जब t की मैं बात करूं तो t की पावर 2 यहां पर है और t की पावर यहां पर आप कितना मान के चलेंगे 1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस में जाएगा, तो कुल मिला के ये जब ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा और यहां पर -2 पहले से दिया गया था, तो ये हो जाएगा t की पावर -3, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, और एक जब ऊपर जाएगा यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों में पावर 1 मानेंगे, आप लिखा नहीं है लेकिन ये माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 यहां पर जुड़ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर -1। तो ये आ जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो इस तरीके से आप यहां पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की सहायता से आप इसकी परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मात्रक ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर आप इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। अब कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। मतलब किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण जो है आपसे किसी भी बिंदु पर या किसी भी स्थान पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक मैंने क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको आपको समझना है तो इसका पहले फिगर समझिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु आवेश रखा गया, मान लीजिए मान लेता हूं क्यू है, ये एक बिंदु आवेश है और कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो इस आवेश के कारण आपको किसी भी बिंदु पर, अब ये आवेश है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, ये तो आप सभी को पता है। तो इससे कुछ दूरी पर हम लोग मान लेते हैं यहां पर जो है एक बिंदु ले लेते हैं P और इसकी कुछ ना कुछ दूरी यहां से यहां तक मान लेते हैं, कितनी है R। तो यहां पर जिस आवेश के कारण हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है, हम लोगों ने उस आवेश से r दूरी पर जो है यहां पर एक बिंदु ले लिया है P और इस r दूरी से स्थित इस बिंदु P पर जो है यहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है यहां पर आप परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी थी यहां पर हम लोगों ने एक परीक्षण आवेश ले लिया Q0 और अब हम लोग यहां पर इस बिंदु पर तीव्रता जो है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। तो जब दोनों समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो कैसा बल लगता है, आपको मैंने बता रखा है, वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर बाहर की ओर क्या लगेगा, इसमें बल लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस बिंदु के कारण हम लोगों को बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और इस बिंदु पर हम लोगों ने यहां पर एक काल्पनिक आवेश लिया है Q0। तो सबसे पहले आपको इस फिगर की सहायता से कुछ पॉइंट लिखने हैं। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि ये जो आवेश रखा गया है वो कैसे माध्यम में रखा गया है, वायु या निर्वात में है या फिर किसी ऐसे माध्यम में रख दिया गया जहां का परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो मान लीजिए ये परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया, तो आप बता सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश Q, यहां पर क्या है, ये एक आवेश है Q। तो आप बता सकते हैं कि माना यहां पर +Q कूलाम का आवेश जो है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में जो है रखा गया है और इससे जो है R दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बुक वाली लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी है, नहीं तो आप उससे परेशान हो जाएंगे। बस आपने जो फिगर में बनाया है उसी लैंग्वेज का यूज करके आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट इसमें लिखने हैं। अब जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट लिखने हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, वही यहां पर लिखा गया जो मैंने अभी आपको बताया था इस फिगर के अनुसार, वही यहां पर लिखना है आपको। तो क्या लिखा गया यहां पर कि माना +Q कूलाम का बिंदु आवेश जो है ऐसे माध्यम में रखा गया है, यहां पर जो है एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, यहां पर K है। इसको एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जहां का परावैद्युतांक क्या है, K है। हमें जो है यहां पर इस +Q आवेश से R दूरी पर, देखिए यहां पर ये प्लस आवेश था, इस आवेश से R दूरी पर यहां पर जो बिंदु P है, इसी बिंदु P पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है निर्धारण करना है। यानी कि बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। और इसके अलावा इस बिंदु पर हम लोगों ने परीक्षण आवेश क्या लिया है, Q0 लिया गया है। तो वही यहाँ पर बताना है कि माना बिंदु P पर धनात्मक परीक्षण आवेश जो है वो आपका क्या रखा गया, Q0 यहाँ पर रखा गया है। तो जितना इस फिगर में आपने बनाया है
वही आपको यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना है बस। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी बुक वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, और ये कभी आपको रटना भी नहीं है। बस आपको फिगर बनाना सीखना है और उसमें जितने भी यहाँ पर सिंबल यूज हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि के क्या है, यहाँ पर क्यू क्या है, बस उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बताया था, ये प्लस क्यू आवेश है और जो हम लोगों ने परीक्षण आवेश लिया ये भी प्लस है। तो इन दोनों प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस आवेश के कारण जो बिंदु P पर ये परीक्षण आवेश रखा है, इस पर लगने वाला जो बल है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस बल का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट, इस पर जो बल लग रहा है उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। किसके कारण, यहां पर जो प्लस आवेश था इसके कारण इस क्यू नॉट पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे, और बल का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का यूज करेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर परावर्तांक आपको दिया गया है इसलिए यहां पर क्या यूज करेंगे, के इंटू, अब ध्यान दीजिए यहां पर जो कूलाम का नियम बताया गया तो उसमें क्या होता था, Q1 इंटू Q2 यानी कि 2 आवेश होते थे। उसी तरह से यहां पर 2 आवेश कौन से हैं, एक आपका Q है, दूसरा आपका Q नॉट है। तो यहां पर पहला आवेश हो जाएगा आपका Q और दूसरा आवेश हो जाएगा आपका Q नॉट, और दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या माना है, R। तो यहां पर कितना हो जाएगा, R²। तो ये इतना बन जाएगा आपका कूलाम के नियम के अनुसार। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इस आवेश के कारण जो परीक्षण आवेश था उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लिया। तो ये बल का मान आ गया, इसको आप चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आपको पता है कि बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग बिंदु P पर ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप लिख सकते हैं कि अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप यहां पर सूत्र यूज करेंगे, E बराबर F/Q नॉट। यही सूत्र अभी मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसमें हम लोग समीकरण 1 से F का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर आपका E बराबर, यहां पर F का ये वाला आप मान रख दीजिए पूरा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहां पर दिया गया है Q इंटू Q नॉट बट्टे में है R²। इतना मैंने ये मान रखा है F की जगह पर, और बट्टे में क्या है, Q नॉट। तो बट्टे में आप लिख दीजिए Q नॉट। जब बट्टे में आप Q नॉट लिखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये मान जितना बचा है शेष ये आपका आ जाएगा। तो इसको अब आप यहां पर लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके अलावा यहां पर आ जाएगा Q और बट्टे में मिल जाएगा R²। बाकी आपने यहां पर ध्यान दीजिए Q नॉट से Q नॉट जो है आपका कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के यहां पर ये जो आया है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा।
ये। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी हम लोगों ने मात्रक बताया था न्यूटन प्रति कूलम, तो इस तरह से ये तीव्रता मिल गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको माध्यम का परावर्तांक दिया गया के, लेकिन जो ज्यादातर न्यूमेरिकल आएंगे वहां पर वायु या निर्वात की बात होती है, और वायु या निर्वात के लिए परावर्तांक हमेशा 1 होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके लिए भी आप चाहे तो यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो उस कंडीशन में जो के होता है आपका, ये किसके बराबर होता है 1 के, यानी कि वायु या निर्वात के लिए के का मान जो होता है आपका ये 1 होता है। वायु या फिर निर्वात के लिए के का मान हो जाएगा 1, और जब के का मान 1 हो जाएगा तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान आप 1 यूज करेंगे, इनटू में हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो न्यूटन प्रति कूलम जो मैंने लिखा है ये मात्रक लिख दिया। मात्रक में हर बार इसलिए लिखूंगा ताकि आपको याद भी होते रहे, ठीक है, बाद में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात कर सकते हैं किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण जो है आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि के ऊपर आप इस तरह से तीर लगा के भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कभी कभी जो है इस तरह के फॉर्मूले का सदिश रूप पूछा जाता है अक्सर, कि आपसे पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखिए। तो ये मैंने आपको नॉर्मल रूप बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको इसको सदिश रूप में लिखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसको आप सदिश रूप में लिखेंगे तो यही फॉर्मूला जो है आपका सदिश रूप में इस प्रकार से बनेगा E। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इस प्रकार से इसके ऊपर तीर लगाएंगे आप, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर, और यहां पर लग जाएगा आर कैप। आर कैप क्या होता है, ये एक इकाई सदिश होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है वो सदिश रूप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में याद रखना है। तो ये आप जो है इस तरीके से यहाँ पर ये मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ज्ञात किया इसमें मैंने क्या बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन मान लीजिए जो बिंदु आवेश है वो एक जगह पर एक से ज्यादा उपस्थित है, जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर बताया था, यहां पर ध्यान दीजिए ये जो फिगर था। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश था आपका Q, इसके कारण हम लोगों ने बिंदु P पर ज्ञात किया। मान लीजिए यहां पर एक से अधिक आवेश होते, यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक आवेश यहां पर दिए गए होते, तो इन सभी का परिणामी हम लोग ज्ञात करते। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये आवेश था, इसी तरह से कोई एक और आवेश होता, फिर एक आवेश होता, इसी तरह से इसमें कई सारे, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, इस तरह से अलग अलग आवेश है। तो इन सभी के कारण आपको तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। इस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करिए, इसको हम लोग मान लेंगे E1। फिर इस आवेश के कारण बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करिए, ये हो जाएगा E2। इसी तरह से इस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करिए E1। फॉर्मूला सेम सबका रहेगा, मतलब एक ही आवेश के कारण आपको बिंदु P पर तीव्रता अलग अलग ज्ञात करनी है, और फिर उन सभी को जोड़ दीजिएगा तो टोटल परिणामी आ जाएगा। मतलब अगर एक से ज्यादा दी गई है तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल ही आता है, डेरिवेशन तो उस पे आएगा तो नहीं। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं तो याद रहेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हैं, क्या बताया जा रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत आवेश जो है वो उपस्थित हैं, तो यहाँ पर जो है उन आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पर ध्यान दीजिए E बराबर क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरीके से आपको यूज करना है। अब आपको E1 E2 E3 के लिए जो है फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया वही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, यहां से आप ये यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर आवेश Q1, दूरी R1, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला आपका यहां पर बन जाएगा।
बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं कि अगर आप आगे आईआईटी या जेईई की तैयारी करेंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी बोर्ड में ज्यादा इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो है आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात कर पाएंगे। अब इसके अलावा जो एक टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इससे जो है एक डेरिवेशन निश्चित आएगा। तो ये याद रखिएगा, टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। आज मैं आपको ये छोटा टॉपिक बताऊंगा, इससे संबंधित एक टॉपिक बताऊंगा, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे वो कल की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा, किस तरह के डेरिवेशन आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वैद्युत द्विध्रुव की। तो इसमें क्या बताया गया, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के याद रखिए, इसमें आपका एक प्लस आवेश होता है और एक जो है माइनस आवेश होता है। तो ये दो आवेश हैं, दोनों के परिमाण समान होंगे। परिमाण का मतलब जैसे कि यहां पर Q है तो यहां पर भी Q, दोनों के चार्ज हमेशा मान बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति विपरीत का मतलब ये वाला माइनस है और ये वाला कैसा है, प्लस है। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, एक प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों आवेशों को जो है अनंत से लाकर एक अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर, जैसे इन दोनों आवेशों को हम लोग अनंत से लाकर एक अति अल्प दूरी पर स्थापित कर दे, तो ये जो समूह बनता है इसी समूह को बोलते हैं, या इस निकाय को जो है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है इसको 2L से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर 2L मिल जाएगा, कहीं कहीं पर अब नई बुकों में D भी मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, 2L लिखा गया हो या D लिखा गया हो, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने क्या बताया कि इसमें हमेशा परिमाण में समान दो आवेश होंगे। परिमाण में समान का मतलब यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को जो है अनंत से लाकर अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर जो निकाय या जो समूह प्राप्त होता है उसको वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। और इसकी खास बात यह होती है कि नेट आवेश हमेशा शून्य होगा। नेट आवेश शून्य मतलब ये आपका माइनस Q है, ये प्लस Q है, अगर दोनों को ऐड करें, कुल आवेश ज्ञात करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा। आपको पता है माइनस Q प्लस Q दोनों कैंसिल, जीरो। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की पहचान क्या है, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव में जो है हमेशा नेट आवेश आपका जो होगा वो जीरो होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और इनके बीच की दूरी को मैंने बता दिया, 2L से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और कहीं कहीं पर D से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि कौन से ऐसे अणु हैं जो वैद्युत द्विध्रुव हैं। जैसे कि मैं सिंपल एक अणु लिख देता हूं आपका HCl। तो अगर HCl की बात की जाए तो H आपका पॉजिटिव होता है H प्लस, और Cl क्या होता है नेगेटिव। तो इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज। परिमाण दोनों के समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है, इस पर +1 है इस पर -1 है। तो यहां पर ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये आप लोग याद रखें कि वैद्युत द्विध्रुव में हमेशा नेट आवेश आपका जीरो होता है। और परिभाषा जो मैंने बताई उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखनी है। तो परिभाषा के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया इसमें कि परिमाण में समान, परिमाण में कैसे होंगे, समान होंगे, और प्रकृति में विपरीत मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। जो तो यहां पर जो है दो बिंदु आवेशों को परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत, तो दो बिंदु आवेशों को जो है अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर, अति अल्प दूरी पर जो है स्थापित करने पर प्राप्त निकाय को जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो निकाय प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया, एक -Q एक +Q, बीच की दूरी 2L से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे अणु जिन पर नेट आवेश जो होता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। जिन पर नेट आवेश यानी कि कुल आवेश जो होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है, ऐसे अणु जो है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया था, यहाँ पर आपका HCl हो जाएगा, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। इसी तरह से आपका H2O, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अमोनिया NH3, ये सभी जो है आपके द्विध्रुव होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये आपको कंफर्म हो गया। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, दूसरा टॉपिक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी से संबंधित टॉपिक है, कंफ्यूज मत होना, ये याद रखिएगा।
अगला टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पेपर में ज्यादातर परिभाषा जो आएगी वो इसकी आएगी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो वैद्युत द्विध्रुव था वो एक निकायक समूह था, और ये टॉपिक उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम लोग बात करें तो इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अभी मैंने बताया था कि इसमें आपका एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बतानी है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ध्यान दीजिए क्या है। देखिए फॉर्मूला लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण, मतलब दो आवेश थे यहां पर, एक प्लस और एक माइनस, इन दोनों में से किसी भी एक आवेश का केवल परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं आपको, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और फिर क्या लिखा है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, जो ये दूरी है, इन्हीं दोनों के गुणे को, ध्यान दीजिए गुणा लगा है बीच में, मतलब एक आवेश और इनके बीच की दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स में कि सूत्र याद करिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। तो ये सूत्र क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, आप बता सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, वैद्युत द्विध्रुव का होगा, तो आप बता सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है ये उनमें से एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहां पर इसकी परिभाषा बताई गई है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उसके किसी एक आवेश के परिमाण, दोनों में से जो है किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा मैंने अभी आपको बता दी, सूत्र के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के बराबर होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी। एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लीजिए Q, और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, ये तो ये आपका सूत्र बना P बराबर Q इंटू 2l। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको सीधे 2QL इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर Q इंटू 2l या फिर 2QL, इतना बन जाएगा। तो ये तो हो गया सूत्र। अब इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे इसका मात्रक, क्योंकि मात्रक और विमीय सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं बात करूंगा मात्रक की। मात्रक के लिए भी आपको फॉर्मूला ही देखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, एक आवेश का परिमाण, मतलब आवेश का मात्रक, यहां पर लिखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये मैंने लिख दिया कूलाम। इसके बाद आ जाइए, फिर लिखा है गुणे दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ये हो गया। तो आपको मात्रक क्या मिल गया, कूलम मीटर, तुरंत मात्रक मिल गया। इसी तरह से आप विमीय सूत्र ज्ञात कर लीजिए सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले कूलम यानी कि आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, 80, ठीक है। फिर मीटर, मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई यानी कि L। तो कुल मिला के विमीय सूत्र आ जाएगा आपका L, इसके अलावा T और A। तो ये आपका जो है यहाँ पर P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आप बता सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप ये बता सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट हैं, आप इसके बारे में लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो उसके लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये अक्सर पूछा जाता है।
एक सदिश राशि है। तो ये लोग याद रखिएगा कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण जो है आपका ये एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी दिशा पूछ ली जाए तो देखिए ये आपका माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस वाले चार्ज की ओर होगी। वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की अगर दिशा पूछी जाए तो माइनस वाले से प्लस की ओर, और इसी अक्ष के अनुदिश, जैसे ये आपका अक्ष दिया गया तो इसी अक्ष के अनुदिश होगी। ऐसा नहीं कि इस तरह चली जाए या फिर इधर चली जाए, ठीक है। हमेशा उसके अक्ष के अनुदिश होती है यहाँ पर वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की दिशा। तो ये लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं दूसरा पॉइंट कि इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है उसी अक्ष के अनुदिश जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अनुदिश ऋण आवेश सीधे सीधे मैं इसको ऋणावेश लिख देता हूं, ठीक है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। धनावेश की ओर होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण जो है आपका ये एक तो सदिश राशि होती है और दूसरा इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर जो इसके बारे में याद रखने हैं। तो आज जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर याद रखना है, एक तो आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये आपको परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेनी है। दूसरा आपको वैद्युत ध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं ये परिभाषा, देखिए ये दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इनके बारे में जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि जो अगला टॉपिक है आपका वो इन्हीं दोनों से संबंधित है। अगर आपका ये दो टॉपिक क्लियर रहेंगे तो कल का जो टॉपिक होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा अब तक बोर्ड पेपर में रिपीट भी हुआ है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण से संबंधित टॉपिक, ठीक है। तो आज जितना भी मैंने बताया ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। अभी क्लास के 1 घंटे बाद जो आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी एलवी क्लासेस बाय ललितवर्मा ऐप पर, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिएगा आपको पीडीएफ के लिए एलवी क्लासेस बाय ललितवर्मा ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर आपकी सारी फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगी। बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।